हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। आपकी क्लास 12th की फिजिक्स में पहला चैप्टर जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक है। देखिए बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसका मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग के दो चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बना हुआ है दो वर्ड से। इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं हम फिजिक्स की उस ब्रांच को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपका चार्ज कहाँ पे होगा, रेस्ट पे होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज विच इज नॉट इन मोशन। आपको पढ़ना ही है चार्ज के बारे में, लेकिन ये चार्ज आपका किसमें होगा, रेस्ट में होगा। देखिए ये चार्ज होता क्या है, पहली चीज हमको पढ़ना है चार्ज के बारे में। तो चार्ज के लिए हम डिफाइन करते हैं इट इज द intrinsic property of it is the intrinsic property of matter। देखिए अगर चार्ज का कॉन्सेप्ट देखें तो चार्ज को हम कहते हैं किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। आपने क्लास 11th में जितनी भी चीजें पढ़ी होगी वो सारी मैटर के मास से डिपेंडेंट थी, लेकिन यहां हम किस चीज को स्टडी करेंगे, चार्ज के बारे में। देखो मास से बनने वाले जितने भी फोर्सेस थे उनको हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और चार्ज को पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक प्रकार का और फोर्स आपके नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था जिसको हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जितने भी फोर्स आपके नेचर में हैं वो या तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं या फिर हम उनको न्यूक्लियर फोर्सेस कह लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होने की वजह से हमको स्टडी करना पड़ा चार्ज। चार्ज क्या है, आपके पास अगर कोई भी मैटर है तो मैटर को आपने कहा होगा कि भाई मैटर जो होता है वो बेसिकली छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। और जो एटम होते हैं ये कंजिस्ट करते हैं तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिनमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे आपका जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ये जो न्यूट्रॉन होता है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपका चार्ज है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके अनुसार क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये आपका जो चार्ज है ये दो टाइप का है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये आपका चार्ज पॉजिटिव होगा या ये चार्ज आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। कैसे इन्होंने ये चीजें प्रूव की, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंट्स, देखिए उन एक्सपेरिमेंट्स को मैं बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। किसी भी न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल हम क्या कह रहे हैं, मतलब जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। तो इन्होंने दो बॉडीज ली। इन्होंने मान लीजिए पहली बॉडी ए ली और दूसरी बॉडी को इन्होंने क्या कहा, बी। इसको हम मान लेते हैं ये क्या था, ये इनका था सिल्क। सिल्क एक कपड़ा होता, मान लीजिए सिल्क का कपड़ा था। और बी आपका क्या था, ये ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड। सिल्क के कपड़े में ग्लास रॉड को इन्होंने ऐसे रब किया या इनको घिसा, तो फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कहने का मतलब पहले मान लो जिसमें जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही इसमें क्या थे, या फिर कहते जितने नेगेटिव चार्ज थे उतने ही क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे।
जितने नेगेटिव चार्ज इसमें थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज इसमें थे। जब हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ए से बी में हो गया, मतलब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, बी में चले गए। तो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, तो ये जो आपकी ए बॉडी है ये आपकी अब कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन आपके जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और ये इधर जो आपकी बॉडी बी हो जाएगी ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो अब इन न्यूट्रल बॉडीज से ये कैसी आ गई, चार्ज बॉडी आ गई। तो इसको हम कहते हैं चार्ज बाई फ्रिक्शन। ये मेथड क्या था, फ्रिक्शन। कई सारे मेथड होते हैं, इंडक्शन होता है, तो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इंडक्शन मेथड होता है जिसको बिना हम टच किए बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। यहां हमने क्या किया, रब कराया, ये बाई फ्रिक्शन मेथड से हमने क्या किया, बॉडी को चार्ज किया। तो यहां देखिए ये जो बॉडी आई, बॉडी ए को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। ये आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आ रहा है इतना, कि भैया कोई भी अगर नॉर्मल बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज हो जा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, सिंस आप ये निकाल के रखिएगा कि यहां क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इस कुछ चीजें आपको याद करके रखना है। पहली चीज, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर। ये भी आपका क्या है, चार्ज ही है लेकिन स्मॉलेस्ट है। आपके नेचर में पाए जाने वाले सारे चार्जेस में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज आप किसको कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन पे पूछा जाए कितना चार्ज होता है, तो इसको हम कह देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, ये जो कूलम आपने लिखा, तो कूलम क्या थी, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की अब आप एसआई यूनिट क्या लिखोगे, कूलम लिखोगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आपका था, इसके मास की बात करें तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास भी होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसे भी याद रखना है। इसे क्यों याद रखना है, जैसे मैंने कहा कि ये बॉडी पहले कैसी थी, न्यूट्रल थी। कैसी थी, न्यूट्रल बॉडीज थी। ये और ये दोनों कैसी बॉडीज थी, न्यूट्रल बॉडीज थी। लेकिन जैसे ही हमने इनको रब किया, इनके बीच में फ्रिक्शन लाया, तो ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, इसका होने का सेंस तब हमें पता चला जब यहां देखने को मिला कि यहां क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब जो पहले मास इसका मान लो m रहा होगा, या इसका मास m1 रहा होगा, और ये बॉडी B का मास क्या रहा होगा, m2 रहा होगा, तो इन मासेस में भी क्या आया होगा, चेंज आया होगा। देखो कैसे चेंज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन की देखी जाए वैल्यू तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बॉडी बी में चले गए। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, लीव किया। इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी को लीव करते हैं, उस बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मास विल डिक्रीजेस। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे वहां का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले से अब मास क्या हो गया, कम हो गया। अगर बॉडी बी पे देखो तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आई हैं, इसका मतलब इसका मास क्या हो जाएगा, मास विल इंक्रीजेस।
बस आपको इन चीजों को थोड़ा समझना है। हम चार्ज के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि चार्ज आपका क्या होता है। चार्ज आपका या तो आप पॉजिटिव डिनोट करोगे या तो नेगेटिव डिनोट करोगे। सिंबल इसके लिए आप यूज करते हैं, सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल आप इसके लिए यूज करेंगे क्यू। आप स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जैसा हो सके आप वैसा कर सकते हैं। यहां देखिए, अब हम चार्ज के बारे में इतना पढ़ लिए हैं कि भाई चार्ज, कोई भी न्यूट्रल बॉडी चार्ज कब होगी, जब वो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कई तरीके से देख लेते हैं, जिसमें से हमने अभी सिंपल सा मेथड पढ़ा है, बाई फ्रिक्शनल मेथड। अब देखिए, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, मतलब ये जो चार्जेस थे, तो इनके बीच में देखा गया कि एक फोर्स भी लगता है। वो देखिए कैसे, कि आपने एक बॉडी जो ली थी ए और दूसरी बॉडी ली थी बी, इनको आपस में जैसे ही रब किया था, तो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले थे। ये आपकी कैसी हुई थी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर सेम ऐसा ही एक और सेटअप देखें तो उसको भी आप कंसीडर कर लीजिए कि भैया आपने सेम सेटअप ले लिया एक दूसरा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा हमको एक्सपेरिमेंट्स करना है। देखिए, जैसे ए बॉडी हो गई, हमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए कि भाई हमारे पास चार बॉडीज थी, दोनों को हमने नाम दे दिया ए बी, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं A1 A2, और इसको क्या कह सकते हैं B1 B2। इनको आपस में रब किया तो हमको A1 पॉजिटिवली चार्ज मिल गई, यहाँ A2 पॉजिटिवली चार्ज मिल गई। इन दोनों को जैसे ही हमने आपस में रखा तो यहाँ देखा, तो यहाँ हमको एक फोर्स मिला, जिसको हमने क्या देखा कि ये कैसा फोर्स लगा रहे हैं, A1 A2 दोनों आपस में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स, ये सारे एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, रिपल्सिव फोर्स। और B1 B2 को देखा तो ये भी सेम आपस में कैसा फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स मतलब ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, ये आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। इस हिसाब से हमने कहा, एक यहाँ आपको पॉइंट नोट करना है, या हम क्लास 10th में इसको डायरेक्ट पढ़ चुके होते हैं, कि भैया इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के देखते हुए हम ये कहते हैं कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। मतलब जिन बॉडीज में सेम सेम चार्ज था, इनके बीच में हमने देखा तो क्या आया, आपको रिपल्सन फोर्स लगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ A1 ले लूं और इधर मैं आपकी कोई सी भी बॉडी ले लूं, चाहे आपकी B1 ले लूं या फिर क्या ले लूं, B2 ले लूं, यहाँ देखो ये निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, ये आपका कैसा पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर आप ऐसा सेटअप लेते हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, तब देखने को मिला इनके बीच में क्या लगा, अट्रैक्टिव फोर्स मिला। कैसा मिला, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। यहां तक समझ में आया। देखिए, यहां से हमको एक दूसरा पॉइंट मिलता है, इसको हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। देखो यहां क्या हुआ, यहां हमने एक दो पॉइंट्स पढ़े, ये दो पॉइंट्स क्या थे, कि भाई अगर आपके सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स आपका दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इट कुड बी रिपल्सिव और इट कुड बी अट्रैक्टिव। अब देखिए यहां, अब ये बेसिकली हमने जो बातें की, ये चार्ज के बारे में बातें की, जिनमें कुछ कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इनमें आपको देखना है, हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, बेसिकली इसका पढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे कभी एग्जाम में आएगा तो हम इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी किसकी थी, चार्ज की थी। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप मैग्नेट में देखेंगे तो मैग्नेट में भी मिल जाता है, कि भाई लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहां उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो आपको डिफाइन कर दें कि भैया यही क्या है, चार्ज, मतलब आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चार्ज को डिफाइन करने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें हम पहले लिखते हैं एडिटिविटी।
क्या लिखते हैं, एडिटिविटी। एडिटिविटी, इसमें आप लिखेंगे चार्जेस कैन बी एडेड algebraically। चार्जेस कैन बी एडेड algebraically। अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ होता है मैथमेटिक्स में। algebraically कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने कहा चार्जेस को, आपने कहा कि चार्जेस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम है, ये इसमें इस तरफ मान लो +3 कूलम चार्ज है और इस तरफ -3 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है। कोई आपसे पूछे कि इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो आप नॉर्मल अलजेब्रा में जो करते थे, +3 कूलम प्लस -3 कूलम, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 कूलम। मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपने जो किया वही हमने क्या कर दिया, यहां किया। अगर मान लेते आप यहां +3 कूलम था और उधर +2 कूलम था, तो इसके पास टोटल आपका क्या हो जाएगा, +5 कूलम। तो इस चीज को हमने क्या कहा कि आपके जो चार्जेस हैं वो कैसे ऐड होंगे, अलजेब्रिकली ऐड होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे, इसको हमने कहा, दूसरी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लास 11th में काफी सारा। तो वैसे कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, सुरक्षित रखना। तो कंजर्वेशन क्या कहता है कि चार्जेस आपके हमेशा ही कंजर्व रहेंगे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। मतलब ये किसकी, किसी एक बॉडी की बात नहीं करता, ये टोटल सिस्टम की बात करता है। देखिए यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, आगे हम डेफिनेशन लिखते हैं। चार्जेस will always be, will always be conserved for any isolated system, for any isolated system। जैसे हमने अभी बॉडीज ली थी, एक बॉडी ए लिया था, दूसरी बॉडी क्या लिया था, बी लिया था। यहां देखा था कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए थे, टेक प्लेस किए थे। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हमने यहां देखा था, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से इस बॉडी में गए। इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, इस बॉडी के चार्ज कम ज्यादा हुए होंगे। लेकिन ध्यान से देखना, अगर ए बी दोनों को मिला के देखा जाए तो इनका जो नेट चार्ज था, नेट चार्ज था, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही इसका मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चार्जेस विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम देखते हैं दो प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, एक एडिटिविटी, दूसरी क्या पढ़ लिए, कंजर्वेशन। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है, मैं डेफिनेशन पहले लिखे दे रहा हूं फिर आपको समझाता हूं। क्वांटाइजेशन में हम कहते हैं टोटल चार्ज present in any substance, present in any substance is the integral multiple of smallest charge present in the nature। present in the nature। देखिए इसका मतलब क्या हो गया,
क्वांटाइजेशन में कहा गया कि मान लीजिए आपके पास कोई एक जगह है, इस जगह में कुछ चार्ज है, इस चार्ज को हमने क्या कह दिया, कितने चार्ज हैं, क्यू चार्ज है, क्योंकि चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो इन्होंने कहा ये जो भी चार्ज है ये कुछ और नहीं, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यही इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कहा, आपके नेचर का सबसे छोटा चार्ज होता है। तो इन्होंने क्या कहा, टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। मतलब यहाँ कुछ और नहीं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है, प्रेजेंट है। जैसे मैंने कहा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ आपका क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 ई। इस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 ई। कहने का मतलब आप इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू रखोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको टोटल चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आपको मिलता है कि यहाँ जो क्यू की वैल्यू आ रही है दैट इज प्लस माइनस एन ई। क्यू आपका क्या है, प्लस माइनस एन ई। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो क्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस एन ई। ये फॉर्मूला मिल जाता है आपको। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस का मतलब ये हो गया, प्लस बताएगा कि आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, माइनस बताएगा आपका चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन हो गया। क्वांटाइजेशन के लिए हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में आपको चार्ज निकालने हैं तो फॉर्मूले आपको लगाना होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। आपको क्लास 10th में यहीं से एक चीज पूछी जाती है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब आपके पास क्यू की वैल्यू अगर कितनी है, 1 कूलम है, तो यहाँ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन। तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू लगाना है तो क्यू वाई क्या आ जाएगा, ई। क्यू क्या है आपका 1 कूलम चार्ज, और ई इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होंगे, जब इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तब आप इसको क्या बोलोगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये बेसिक पुरानी बात हो गई। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है आपका कूलम्स लॉ। ये आपका क्लास 12th का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार्ट होगा। कूलम्स लॉ क्या था, कूलम्स एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि देखो भाई, आप सब लोग बता रहे हो या फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, सामने पॉजिटिव चार्ज हुआ, या नेगेटिव चार्ज हुआ, सामने नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब अगर लाइक चार्जेस हुए तब भी यहां हमको क्या देखने को मिल रहा है, फोर्स। अनलाइक चार्जेस हो गए तब भी यहां हमको क्या देखने को मिलेगा, फोर्स। बस यहां का फोर्स आपका कैसा है, रिपल्सिव नेचर का है, और यहां का फोर्स आपका कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का। मतलब कुछ भी हो, अगर चार्जेस आस पास रखे गए हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स। उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को किसने डिफाइन किया, कूलम्स ने। तो कूलम्स क्या कहते हैं, देखिए कूलम्स लॉ आप लिखेंगे, इफ टू चार्जेस, if two charges are separated at distance r। जैसे मान लो हमने कह दिया एक चार्ज आपका क्या है, यहाँ Q1 है, और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। इन दोनों के बीच को डिस्टेंस जो है वो क्या है, r। मतलब आपका एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r। तो कूलम्स ने कहा फोर्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस, force between the charges is directly proportional to the
is directly proportional to the product of charge, product of चार्जेस। मतलब इन्होंने क्या कहा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब इन दोनों चार्जेस की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। या इन दोनों में से किसी भी चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे आपका फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए और दूसरी स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द inversely proportional to the square distance between them, square distance between them। इन्होंने कहा अगर इनके बीच के सेपरेशन को आप अलग करते हो, जैसे यहां डिस्टेंस r थी, आप डिस्टेंस को अगर 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना कम होगा। ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर से बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहले कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। Q1 Q2 प्रोडक्ट हो गया, इनसे फोर्स कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये तो इनका क्या था, पहला स्टेटमेंट था। दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को आप जैसे ही कंबाइन करोगे तो यहां हम इसको लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। प्रोपोर्शनलिटी साइन अब आप हटाएंगे तो आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट साथ में आता है और आपको मिलेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा, फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। मतलब कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में फोर्स कितना आएगा, वो वैल्यू आएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां देखिए जो आपको K मिलेगा, इस K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, ये जो कांस्टेंट होता है ये भी आपका डिपेंड करता है। अगर K की वैल्यू देखें तो K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू आपको क्या दिखा यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखिए नई चीज आपको दिखी होगी, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ऐसे लिखते हैं EPSILON नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं यहां लिखे दे रहा हूं इसको, एप्सिलॉन नॉट आपका जो भी होगा इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो आपका ये फोर्स है ये दो चीजों पे डिपेंड किया था, एक प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और दूसरी इनके बीच की डिस्टेंस। अब इन्होंने तीसरी चीज और बताई कि भैया ये नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपने चार्जेस को कहां रखा है। आपने चार्जेस को हवा में रखा है, वैक्यूम में रखा है, पानी में रखा है, मिल्क में रखा है, मतलब चार्ज के आसपास का मीडियम क्या है। तो अभी इन्होंने ये जो एप्सिलॉन नॉट करके कहा, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहने का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होगी आपके वैक्यूम के लिए, जब चार्जेस आपके कहां रखे होंगे, वैक्यूम पे। बेसिकली इसकी वैल्यू जो होती है वैक्यूम के लिए वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको नोट करेंगे आप, 8.85 10⁻⁻12। ये किसके लिए हो जाएगी, वैक्यूम के लिए। और इसके के कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप मीडियम में रखेंगे तो देखिए मीडियम की भी बात करेंगे हम, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए यहां
अभी हमने कहा कि जो आपका फोर्स का फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां आपका ये एप्सिलॉन नॉट बताता था कि यहां पास चार्जेस कहां थे, आपके चार्जेस आर प्लेस्ड एट वैक्यूम। कैसे पता चला? क्योंकि यहां आपकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां आपको ध्यान से देखना है, मान लीजिए हमने इन चार्जेस को क्या कर दिया, हटा दिया। हम इन चार्जेस को रखना चाह रहे हैं किसी मीडियम में, तो उसके लिए हम कहते हैं, जब हम चार्जेस को मीडियम में रखेंगे तो इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर इसी को हम कह लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपका कॉन्सेप्ट कहां से निकलेगा, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसको हम आप ऐसे देख लेते हैं एप्सिलॉन क्या करेंगे एम। मान लीजिए आपने चार्जेस को रख दिया, ये कोई मीडियम था, यहां आपने क्या कर दिया, चार्जेस को प्लेस कर दिया। तो यहां ध्यान से देखिए, जो भी आपका ये कभी भी किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालोगे तो आप इसको निकालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से, या इसी को हम के कांस्टेंट से भी दिखा लेते हैं। किसी बुक्स में आपको ये के कांस्टेंट से भी मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन आर क्या होगा, या ये के क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम कह लेते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां ध्यान से देखो, कभी भी आप एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालना चाहोगे तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां आप देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सॉरी एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम कह लेते हैं कि हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर को जब के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसे नोट करेंगे आप, ये है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा ध्यान से देखिए, वहां हमने के की वैल्यू जो निकाली थी, के इज इक्वल टू क्या रखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू मैंने बता दी थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। उस वैल्यू को जब भी आप यहां पुट करेंगे तो के की वैल्यू आपको निकल के आएगी 9 इंटू 10⁹। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है कि अगर आपको कहीं डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, जहां चार्जेस आपके कहां पे रखे हुए हैं, फ्री स्पेस पे रखे हुए हैं, तो आप इसको रखेंगे 9 इंटू 10⁹। तो ये आपका क्या था, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे मिलेगा आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए आपने जो भी कूलम्स लॉ निकाला, कूलम्स लॉ ने क्या बताया, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, कोई भी दो चार्ज है उनके बीच के फोर्स के मैग्नीट्यूड को किसने बताया, कूलम्स लॉ ने। ये कह रहा है वेक्टर फॉर्म। क्योंकि फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो भी फोर्स है ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों चीजें होती हैं, एक साथ में आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स आप क्या धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं, तो दोनों क्वांटिटी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन। अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्या था, ये तो आपका केवल मैग्नीट्यूड था, ये आपका केवल मैग्नीट्यूड था।
ये आपका था मैग्नीट्यूड। मतलब इसने अमाउंट बताया, ये बता नहीं रहा किस डायरेक्शन में, इधर 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 किस तरफ फोर्स लग रहा है, ये कुछ डिफाइन नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जब भी कभी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेक्टर को समझना है। देखिए वेक्टर क्या है कि भैया मान लीजिए आपके एक चार्ज Q1 था, दूसरा चार्ज Q2 था, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी R। अगर Q1 Q2, Q1 के द्वारा फोर्स Q2 पे आप देखोगे तो Q1 Q2 को धक्का दे रहा होगा इस तरफ, आगे की तरफ। तो यहाँ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी किस तरफ होगी, आगे की तरफ जाएगी। अगर Q2 का Q1 पे निकालेंगे तो ये फोर्स किस तरफ दे रहा होगा, इस तरफ दे रहा होगा। अब इनके बीच की जो R डिस्टेंस है, जिसको डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, तो यही साथ में क्या बताएगी, इसकी डायरेक्शन। अब देखिए कैसे, हमें पता है अगर मैं आर वेक्टर लिखना चाहूं तो आर वेक्टर क्या होता है, इसको हम मॉड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर कैप का क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई। जहां पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड केवल वन, बाकी बाकी क्या रहता है, डायरेक्शन। जिसके ऊपर कैप लगी है वही चीज क्या बताएगा, डायरेक्शन। या इसको हम लिखना चाहें तो और दूसरे तरीके से आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू आर कैप भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ आर वेक्टर को हम डायरेक्ट आर से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां ध्यान से देखो, अगर मुझे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो डायरेक्शन कौन बता रहा है, यूनिट वेक्टर। तो यहां से यूनिट वेक्टर की वैल्यू, आर कैप की वैल्यू आप कभी भी निकालोगे तो ये क्या होती है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। देखो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। तो देखो आपने फोर्स क्या निकाल रखा था, आपने फोर्स निकाल रहा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म में। ये केवल केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। देखो जैसे ही आप इसको वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो मैंने एफ के ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बस आपको मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर का केवल क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और आपका ये क्या निकल के आ गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आर कैप की वैल्यू क्या रख दो, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर अपन आर करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आर वेक्टर का होगा, डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कभी भी किसी चीज का वेक्टर फॉर्म पूछे तो आपको सीधे आर कैप से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये बेसिक सी बात हो गई कि आपका कूलम्स लॉ जो था ये केवल केवल क्या था, मैग्नीट्यूड था। इसमें आपने क्या ऐड कर दी, डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं तो आपको मिलता है यहाँ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। कह रहा है मान लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मान लो ये Q1 है, दूसरा चार्ज ये क्या है, Q2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर कह रही थी। ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, 1 मीटर। और इनके बीच में जो फोर्स आ रहा है, फोर्स की वैल्यू आ रही है 8 न्यूटन। आर की वैल्यू है 1 मीटर और फोर्स की वैल्यू है 8 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन अ वाटर एट अ सेम डिस्टेंस। इन्होंने कहा कि देखो ये चीज जो सेटअप था आपका, ये सेटअप था, ये अभी ऐसा लग रहा है ये कहां है, वैक्यूम में। कहां रखा हुआ है सेटअप, वैक्यूम में, ठीक है। अगर ये वैक्यूम में है तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 8 न्यूटन। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो यहां अगर आप फॉर्मूला कूलम्स लॉ भी लगाओगे तो देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप ये वैल्यू निकालना चाहोगे तो F इज इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ, ये के जो है आपका अगर ये वैक्यूम में है तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 1/4πε0 भी रख सकते हो। के की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1/4πε0। साथ में Q1 Q2 और डिस्टेंस आर स्क्वायर को क्या कहते हैं, आर स्क्वायर ही रखते हैं। अब इसने कहा इस पूरे सेटअप को हमने उठा के कहां रख दिया,
इस पूरे सेटअप को इसने कहा, ठीक, इस पूरे सेटअप को इन्होंने कहा कि हमने उठा के रख दिया, ये एक मीडियम है जिसका कांस्टेंट क्या है, दे आर हेल्ड इन वाटर, ये वाटर में रख दिया गया, ठीक है। के कांस्टेंट, के वाटर जो है आपका, के वाटर मतलब ये क्या बताया गया है, 80। इसी के वाटर को ही हमने क्या कहा था, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हमने एप्सिलॉन आर से भी देखा था, ये वही के है, के इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, 80 दे दी गई है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ ये क्या आ गया, मीडियम आ गया। अब इन चार्जेस को, ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस वही 1 मीटर है, कुछ चीज नहीं अलग किया गया, बस इसको मीडियम चेंज कर दिया गया। तो यहाँ देखो, जो आपका न्यू फोर्स आएगा, इसको मैंने किससे दिखा लिया, एफ न्यू, एफ न्यू की जो वैल्यू आएगी, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होगा, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम, क्योंकि यहाँ क्या है, मीडियम है। और एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू आती है, ध्यान से देखो, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू आएगी, दैट इज आपकी कितनी हो जाएगी, 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू जैसे यहाँ पुट करोगे, ये आपका होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सारी चीजें सेम है। तो एफ न्यू आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपका एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। ये इन दोनों को आप देखो डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, देखना, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी, मैं यहां लिख रहा हूं एफ बाई एफ न्यू इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको हम मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आपका बच जाएगा 1/80, बाकी सेम वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपको यहाँ जो वैल्यू मिलेगी, वैल्यू एफ इज इक्वल टू, या एफ अपॉन एफ न्यू इज इक्वल टू जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 80। मतलब आपका जो नया फोर्स होगा, एफ न्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, एफ बाई 80 हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि जो आपका नया फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स से 80 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ आपका मेन कॉन्सेप्ट किस चीज पे था, रिलेटिव परमिटिविटी पे था। आप वैल्यूज निकाल के क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको एफ बाई एफ एन की वैल्यू 80 मिल जाएगी। एफ एन की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे, एफ बाई क्या हो जाएगा, 180। एफ क्या था, फोर्स जब ये कहां पे रखे हुए थे, वैक्यूम में रखे हुए थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू चार्जेस ईच ऑफ q units are placed along a line, a third charge minus q is placed between them, at what position and for what value of q will the system be in equilibrium। तो इसमें क्या कहा, दो चार्जेस हैं, एक मान लो आपका ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनको मान लो हमने कितने डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस पे रखा है। दो चार्जेस सेम चार्जेस हैं r डिस्टेंस पे, एक तीसरा चार्ज लाया जा रहा है जिसको हम कह रहे हैं कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। एलॉन्ग द एक्सिस रखना है, मतलब ये जो लाइन है ना, इनकी जो ज्वाइनिंग लाइन है उसी के एलॉन्ग में इसको हमको क्या करना है, रखना है। तो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पास मैं कोई भी चार्ज बीच में रखता हूं और ये चार्ज को अगर मैं नेगेटिव कह देता हूं, तो ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू चार्ज इस चार्ज को क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। ये प्लस क्यू चार्ज भी इसको क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा, क्योंकि नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। और कह रहा है ये इक्विलिब्रियम में आ जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पास स्टेबल हो जाए, जितना फोर्स ये लगाए उतना ही फोर्स ये लगाए, एक दूसरे को फोर्स को कैंसिल कर देगा तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आपको यही देखना है
कि भाई अगर माइनस है चार्ज, मतलब कभी भी दो सेम चार्जेस के बीच में अपोजिट चार्ज रखोगे तो काम बन जाएगा। अदरवाइज अगर सेम चार्ज होता तो उसको हमको इनके बीच में ना रख के या तो इस तरफ या तो उस तरफ रखना पड़ता। तो यहां ध्यान से देखिए कि यहां हमने क्या किया, एक माइनस क्यू चार्ज क्या किया, यहां पास लाके प्लेस कर दिया, और ये किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में, मतलब इनके बीच के फोर्सेस क्या हो गए, सेम हो गए। आप देखिए अगर इसको मैं यहां से x डिस्टेंस पर प्लेस करता हूं तो इसके इधर से जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, r माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस r थी, मैंने प्लस क्यू से x डिस्टेंस पे इसको प्लेस कर दिया, तो जो डिस्टेंस बची वो क्या बची, r माइनस एक्स। देखिए जरा इन दोनों के बीच का फोर्स देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हम डायरेक्ट के ही लिखते हैं, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, देखिए मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूं आपको, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। हमने क्या लगाया, कूलम्स लॉ लगाया। देखेंगे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 1/x² इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2rx, आर से आर गया, यहां देखोगे x की जो वैल्यू आएगी दैट इज r/2। आपकी जो x की वैल्यू निकल के आई वो क्या आ गई, r/2। मतलब इस स्मॉल माइनस क्यू चार्ज को हमको कहां पे रखना पड़ेगा, r/2 डिस्टेंस पे। तो आपकी पहली चीज इसने क्या पूछा था, प्लेस बिटवीन देम, व्हाट पोजीशन पूछा था। दूसरी चीज इसने पूछा था वैल्यू ऑफ चार्ज। इसने कहा वही पोजीशन तो आपने बता दी, बीचों बीच आपको रखना पड़ेगा r/2 पे। अब आपको ये पोजीशन भी पूछ रहा है, तो पोजीशन पूछ रहा तो ध्यान से देखना, एक बार इसके इसके बीच का फोर्स आप देखेंगे और फिर इसके इसके बीच का फोर्स देखेंगे, तो देखेंगे अगर ये सारे स्टैटिक हैं, इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक दूसरे को ना ही धक्का दे पा रहे हैं ना ही खींच पा रहे हैं, रिजल्टेंट सबका क्या है, नेट फोर्स यहाँ क्या है, 0 है। तो आपका इसका इस पे और इसका इस पे जो भी फोर्स होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए यहाँ अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहाँ आप लिखेंगे कि एक बार इसके इसके बीच का और एक बार इसके इसके बीच का फोर्स निकालेंगे, कि क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई है, r/2। r/2 स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई वो डिस्टेंस क्या है, r, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिएगा क्यू के क्यू कैंसिल, ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई, इसको आप स्क्वायर कर लोगे, 2 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाई ऊपर में आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखोगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी ये दैट इज q/4। स्मॉल क्यू की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, q/4। ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट पहला यही है कि हमको जैसे ही दो चार्ज Q1 और Q2 दिए गए हैं, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जैसी अपोजिट चार्जेस होंगे तो इनके बीच में ही हमको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। पॉजिटिव था, हमको रखना क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलना है, बीच में। सेम चार्ज होगा तो या तो इस तरफ मिलेगा या तो इस तरफ मिलेगा, ठीक है। वो भी इनकी वैल्यू कम ज्यादा हुई तब, कम ज्यादा हुई तब। तो यहां ध्यान से देखिएगा, माइनस क्यू चार्ज था तो इसको हमने बीच में रखा, इक्विलिब्रियम मिल गया, हमने इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स क्या किया, इक्वल किया, तो हमको क्या मिल गई, डिस्टेंस। फिर उसके बाद हमको पता है ये पूरा सेटअप किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो हमने इसके बीच के फोर्स को इसके बीच के फोर्स से क्या किया, इक्विलिब्रियम में किया, क्योंकि देखोगे नेट फोर्स सब पे क्या हो जाएगा, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स 0। तो इसके बीच का फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इसके बीच, मतलब ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा है उतना ही इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इन पे आपका जो भी नेट फोर्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ऐसा करोगे तो आपको क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, q/4। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे कूलम्स लॉ के। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। कूलम्स लॉ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है
इसकी साइड क्या है, एल 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 है। इसके चारों कॉर्नर पे आपने क्या रखे हैं, प्लस क्यू चार्ज रखे हैं। तो इसमें मान लो पूछ लिया फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर बी, इसने कहा बी पे जो भी चार्ज है रखा हुआ है उस पे आपको क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। यहां पे आपको देखना है। तो जब भी देखो हमारे पास कूलम्स लॉ यही है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक एक करके देखना है कौन कौन सा चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है। ध्यान से देखो, अगर सी कॉर्नर पे जाओगे, हमको बी पे निकालना है, तो सी बी पे कैसा फोर्स लगा रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो सी चाहेगा बी को क्या करे, धक्का दे। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट सी। देखोगे ये जो प्लस क्यू है, ये भी क्या चाहेगा, ए पे जो चार्ज है ये भी कैसा है, प्लस क्यू है, ये भी बी को कैसा क्या करना चाहेगा, धक्का देना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा। तो अलोंग द लाइन ये इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ड्यू टू चार्ज ए। अब इसको देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। एफ ए की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। ये आपके दो फोर्सेस हो गए। अब इन दोनों के बीच में देखोगे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। नेट फोर्स आपका यही होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ नेट। कभी भी दो वेक्टर को हमको निकालना होता है, मान लो एक वेक्टर आपका ये ए हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो बी हो गया, इसके बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है, तो आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ नेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो आपको एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर ए बी, क्योंकि ए आपका ए भी क्या है, एफ है, बी भी क्या है, एफ है, एफ स्क्वायर, और cos 60 cos 60 की वैल्यू आप रखोगे। तो cos 60 की वैल्यू होती है, इसको हम कर सकते हैं 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये वैल्यू मिलेगी रूट 3f स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आएगा, एफ नेट, जिसको हम कह सकते हैं एफ नेट की वैल्यू आपके किसके बराबर हो जाएगी, रूट 3। और एफ की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यहां मैं इसको लिख दे रहा हूं, रूट 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आया ये। चलिए ऐसे ही नोट अगला देखिए। अगला भी सवाल ये, इसने क्या कह दिया कि मान लीजिए आपका क्या है, स्क्वायर है, वो ट्राइंगल था, इसने क्या कह दिया, स्क्वायर कह दिया। स्क्वायर की डिस्टेंस इसके बीच की भी क्या कह दिया, मान लो एल है और एल है। अब ये कह सकता है, मान लो इसके बी पे यहाँ पे क्या बता दो, नेट फोर्स बता दो। आप ध्यान से देखोगे कि ये जो ए होगा सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ए इसको क्या करेगा, धक्का देगा, किस तरफ देगा, आगे की तरफ। इसको हम क्या बोल देंगे, एफ ड्यू टू ए। ये भी क्या करेगा, नीचे की तरफ धक्का देगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या हो जाएगा, एफ ड्यू टू बी, सॉरी एफ ड्यू टू सी। और ये जो चार्ज है इसको ध्यान से देखना, ये भी धक्का देगा इसको किस तरफ, आगे की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ड्यू टू डी। ध्यान से देखना, इनके बीच की डिस्टेंस एल है, ये एल है, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एल रूट 2। आप ध्यान से देखोगे, इस फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इसकी एफ सी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है, एल रूट 2 का स्क्वायर करोगे
तो ये क्या हो जाएगा 2L²। अब देखना यहाँ आपके 3 फोर्सेस बन रहे हैं, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर और तीसरा फोर्स इधर। आप देखोगे अगर आप FA और FC को देखोगे तो यहाँ FA और FC की दोनों की वैल्यू क्या है, FA इज इक्वल टू FC है। तो इनको मैं दोनों को क्या मान लेता हूँ, F मान लेता हूँ। इन दोनों को F मानोगे तो देखो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इस डायरेक्शन में आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2F। कितनी हो जाएगी, √2F। और F की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, FA या FC के बराबर हो जाएगी। और यहाँ आपका एक पहले से भी फोर्स है जिसको हम क्या कहें, F ड्यू टू B। इसकी वैल्यू क्या है, KQ² डिवाइडेड बाई 2L²। देखोगे आप F नेट फोर्स की बात करोगे तो F नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, √2F क्या है आपका, KQ² डिवाइडेड बाई L² प्लस FD आपका कितना है, KQ² डिवाइडेड बाई 2L²। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा नेट फोर्स। तो आपको बेसिकली देखना है कि कौन सा चार्ज किसको किस तरफ पुश कर रहा है, या रिपेल कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आप देखेंगे नेक्स्ट चार्ज क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये भी देखिए। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ही रखा है, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस L है, L है, L है, L है, सारे कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। इसने एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रख दिया है, सेंटर पे रख दिया, या सेंटर पे ही मान लो ये क्या रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। कुछ भी करेगा तो यहाँ देखना इस चार्ज के द्वारा देखोगे तो ये इसको क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। नेगेटिव है, चारों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इन सबके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड चारों तरफ कैसा है, सेम है। तो अगर ये F फोर्स से खींच रहा है, ये भी F से खींचेगा, ये भी F से खींचेगा, ये भी F से खींचेगा। आप देखोगे तो नेट फोर्स जो इस पे मिलेगा तो F नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इन दोनों का देखोगे रिजल्टेंट जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √2F आएगी। और सेम नीचे वैल्यू आएगी इसकी भी √2F, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ध्यान से देखना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट लगाना है। मल्टीपल चार्जेस कितना भी कर दे, हमको वेक्टर सम करना है और यूज करना है कूलम्ब्स लॉ। आप कूलम्ब्स लॉ यूज करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस होते रहेंगे। देखिए क्वेश्चंस और आपके जो भी कूलम्ब्स लॉ पे हैं, ये देखिए क्या है। फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁹ 8 कूलम। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball be fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीबीएसई कुछ क्वेश्चंस का लेवल हाई कर रही है तो हम इनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए आपकी मान लीजिए यहाँ एक बॉल है, ठीक है, एक दूसरी बॉल ये है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मान लीजिए ये बॉल क्या है आपकी, ए है, दूसरी बॉल क्या है, बी है। इनका मास जो है, इसका मास है 8 ग्राम। इसको केजी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻³ केजी। ग्राम को मैंने किस में चेंज कर लिया है, केजी में चेंज कर लिया है। और चार्ज इस पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चार्ज का अमाउंट कितना है, क्योंकि वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁸ कूलम, और Q इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁸ कूलम। दोनों बॉल पे चार्ज कैसा है, सेम है। कह रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड बॉल। कह रहा है दूसरी वाली बॉल पे, सॉरी मैग्नीट्यूड चार्ज दूसरे पे पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल फिक्स एट 5 सेंटीमीटर बिलो। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻² मीटर, या फिर इसको मैं सीधा लिख दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻² मीटर। ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक बॉल ये है, दूसरी बॉल ये है। अच्छा, अगर मैं इस वाली बॉल को थोड़ा सा हटा देता हूं तो ये बॉल आपकी क्या हो जाएगी, किस तरफ आना चाहिए, नीचे,
किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो आप ध्यान से देखोगे कि इस बॉल पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? mg लगेगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सेम पॉजिटिवली चार्ज बॉल अगर मैं नीचे रख दूं तो इन दोनों के बीच में एक कुलम्बियन फोर्स लगेगा, या फिर हम कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो इसको किस तरफ रखना चाहेगी? ऊपर। अगर मान लो इसको आप नेगेटिव रखोगे, इसको आप नेगेटिव रखोगे तो ये और किस तरफ खींचना चाहेगी? नीचे की तरफ। तो ये बॉल क्या ऊपर रुक पाएगी? नहीं, ऊपर नहीं रुक पाएगी। इस वजह से जो इसका नेचर है, सेम नेचर का चार्ज हम क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा? फोर्स ऊपर लगाएगा। और ये कैसा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जैसे ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू मिल जाएगी। तभी ये बॉल आपकी कैसी हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। तो देखिए आपको यहाँ क्या रखना है, ये जो फोर्स है ये कैसा है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आपका m इंटू जी के बराबर। यहाँ आपसे Q1 की वैल्यू दे दिया गया है, K की वैल्यू आप क्या रखोगे? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आपकी कितनी है? 5 इंटू 10 टू पावर -2, इसका आप क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है? 8 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए हम कितना ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। स्मॉल जी की वैल्यू मान लीजिए कितना ले रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? Q2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहली चीज तो इसका नेचर कैसा? अगर ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज है तो नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज नीचे भी रखना पड़ेगा। अगर ऊपर वाला नेगेटिवली चार्ज है तो नीचे भी हमको कैसा रखना पड़ेगा? नेगेटिवली चार्ज। और Q2 की जो वैल्यू आएगी आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपको Q2 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आपकी ये दो बॉल को क्या करके रख के रखा है। अगर आप नीचे वाली बॉल हटाओगे तो इस पे ग्रेविटी लगेगी, कहां आएगी? नीचे आएगी। तो इसने क्या किया? इसने एक सेम नेचर की बॉल रख दिया। अब ये इस पे क्या लगा रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। और इसका जो वेट फोर्स है mg किस तरफ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। जैसे ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होंगे तो ये दोनों बॉल क्या हो जाएंगी? स्टैटिक हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट यही था कि यहां आपका नीचे की तरफ लग रहा था वेट फोर्स, आपने यहां से लगा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस हो जाएंगे तो आपको नीचे वाले बॉल की क्या मिल जाएगी? चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए। देखिए अगला चीज क्या? आप पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज -q इज मूविंग अराउंड अ चार्ज ऑफ Q2 along a circular path of radius r, find the period of the revolution of the charge -Q1 अबाउट +Q2। देखो इसका भी सिंपल सा मतलब है। इसने कहा कि मान लो यहाँ आपके पास चार्ज क्या है? एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 है। एक मान लो पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है? नेगेटिवली है। ध्यान से देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मूविंग अराउंड चार्ज Q2। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख लिया है। ये आपका होगा Q2, ये आपका क्या हो जाएगा? Q1। ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ध्यान से देखोगे इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो क्लास 11th का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो देयर इज नेसेसरी टू हैव a centripetal force। देयर इज नेसेसरी टू हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का होना। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो आप ध्यान से देख लो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज ही हैं, तो इनके बीच में एक
जो फोर्स दिख रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ की वैल्यू आप क्या निकालोगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये तो आपका क्या हो गया, फोर्स। हमने कहा और कोई फोर्स हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसने कहा कि सबसे जरूरी चीज सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है एफसीपी, आपने 11th में पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो हमने कहा भाई अगर ये फोर्स है और इसके लिए जरूरी फोर्स क्या है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो यही फोर्स किसमें कन्वर्ट कर रहा है, या यही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मतलब आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही आपका क्या बन जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कॉन्सेप्ट केवल इतना था कि आपको के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देना था, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक आर से एक आर यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे वी स्क्वायर की जो वैल्यू मिल जाएगी, ये कितनी मिल जा रही है आपकी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एम इंटू आर। ये आपकी क्या मिल गई, वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। आप देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कर रहा है, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है, तो डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर। स्पीड इसकी कितनी है, v 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो जाएगा, t। देखो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई t। तो आप इसी v की वैल्यू उठा के यहां आप रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। इस v की वैल्यू उठा के आपको कहां रख देना है, यहां रख देना है। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, आप लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई टी, इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m इंटू आर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m इंटू आर। आर को इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर इधर जाएगा, तो आपको देखो आंसर मिलेगा टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब m डिवाइडेड बाई के Q1 Q2 और साथ में इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये इसका आपको क्या निकल के आएगा, टाइम पीरियड। कॉन्सेप्ट ये था कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल जैसे ही करोगे आप, तो आपको यहां से मिल जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस इसकी पेरीमीटर होती है 2 पाई आर बाई टी। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू उठा के आप जैसे इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टाइम पीरियड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज इतना स्टे इन limiting equilibrium on horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of the friction between each particle and the table is the same. Find mu. इसने देखो क्या कहा, इसने सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे रिलेट किया है, फ्रिक्शनल फोर्स से। आप ध्यान से देखें पिछले वाले क्वेश्चन में, देखिए यहां इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे रिलेट किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स से। मतलब आपके क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा है क्लास 11 से। आप देखिए इससे पीछे वाले में देखो इसने क्या किया था, इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे किया था, वेट फोर्स से, या फिर इसी को हम क्या कह दें, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटी से। कॉन्सेप्ट ये क्या कर रहा है, इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से को रिलेट किया ग्रेविटी से, फिर इसने रिलेट किया सेंट्रीपिटल फोर्स से, अब ये रिलेट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से। इसने कहा दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास कितना है, मान लो यहाँ पास दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, दोनों ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज, दोनों का चार्ज दिया गया है, मान लो 10 टू पावर -7 कूलम चार्ज इस पे है, 10 टू पावर -7 कूलम चार्ज इस पे है। इसका मास 5 ग्राम है, इसका भी मास मान लो कितना है, 5 ग्राम है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है,
मतलब इनके बीच में क्या लगना है, नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अभी ये क्या है, लिमिट इक्विलिब्रियम में है। हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देख लोगे, यहां हमको क्या करना है, फिर से देखना है इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। मतलब ये इसको धक्का देना चाहेगा या ये इसको क्या करना चाहेगा, धक्का देना चाहेगा। लेकिन क्या ये खिसक रहे हैं, नहीं खिसक रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अब किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल की वैल्यू देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम जी, या फिर हम इसी को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन। क्या होता है, म्यू एन। यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, म्यू एल एम जी। बस यहाँ आप रख दीजिए म्यू एल एम इंटू जी। आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल की वैल्यू निकालनी है। म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एम इंटू जी। यहां से आपको क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। वैल्यू पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। बस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके इक्वल कर देना था, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल कर देना था। तो यहाँ म्यूएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम इंटू जी। बस आपको ध्यान रखना है ये ग्राम है, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना केजी में, तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 केजी हो जाएगा। साथ में ये आपका कूलम में सही है यूनिट। और यहाँ आपकी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को आप लिखेंगे 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर या 10 टू पावर -1 मीटर आ जाएगी, वो वैल्यू आपको पुट करना है। तो आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, म्यू एल की वैल्यू आ जाएगी। अगली चीज देखेंगे, अगला चीज है आपका यहाँ टू आइडेंटिकल चार्जेस Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, a third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium। देखिए ये वही सेम चीज दे दिया गया है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये चार्ज क्यों है, ये चार्ज भी क्या है, क्यों, kept at a distance r from each other, a third charge q is placed on the line joining। देखना ये प्लस क्यों है, ये भी मान लो आपका क्या है, प्लस क्यों है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। कह रहा है एक तीसरा चार्ज है, पिछली बार देखना ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, हमने निगेटिव चार्ज रखा था। इस बार एक तीसरा चार्ज जो रख रहे हैं वो भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखना अगर इसको मैं यहां पास रख दूं, ये पॉजिटिव क्यों चार्ज है, तो देखना ये इसको धक्का देना चाहेगा इस तरफ, ये इसको धक्का देना चाहेगा इस तरफ। मतलब यहां पास भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। लेकिन देखेंगे इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर मैग्नीट्यूड इनका क्या होता, थोड़ा कम ज्यादा होता तो हो सकता है पॉसिबल हो या ना हो, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हम मानेंगे ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस को आप कंसीडर करेंगे x, और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स। तो देखिए कर लेते हैं, आगे आ जाएगा हमारा k q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा हो जाएगा k q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कट जाएगी, 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वैल्यू जाएगी, और यहाँ से देखोगे तो r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x, और x की डिस्टेंस फिर से आपकी क्या आ जाएगी, r बाई 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बाई 2। मतलब जितना आपने x डिस्टेंस लिया था ये किसके इक्वल है, r बाई 2 के इक्वल है। अब आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर से आपको क्या करना है, इनके बीच का फोर्स और इनके बीच के फोर्स को क्या कर देना है, इक्वल करना है, या नेट फोर्स इनके बीच में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पे जो आप नेट फोर्स जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, k क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। सॉल्व करोगे के क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल, यहाँ से जो क्यू की वैल्यू आएगी दैट इज क्यू बाई 4। यहाँ भी आपका चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई 4। ठीक है, साइन आपका कैसा होगा,
साइन यहां भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। पोजीशन कितनी हो जाएगी, r/2। चलिए अगला है, टू स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग द थ्रेड्स ईच l मीटर लॉन्ग बट द negligible mass if alpha is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained find the value of q square। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लो ये जैसे ये पेंडुलम होता है, पेंडुलम के क्वेश्चन हमने किए, इसने कहा ये एक थ्रेड है, थ्रेड की लेंथ कितनी है l, इसने कहा ऐसे करके आपके दो मास, मान लो इसका मास कितना है m और इसका भी मास कितना है m, इसकी भी लेंथ l है, इसकी भी लेंथ क्या है l है। वर्टिकल से ध्यान से देखो तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल ये भी बना रहा है, अल्फा एंगल ये भी बना रहा है। तो ध्यान से देखो अगर ये l है तो इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं, अगर ये l है तो ये l cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा l sin थीटा। ध्यान से देखो अगर ये l है तो नीचे वाली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी l cos थीटा, और ये क्या हो जाएगी l sin थीटा, ये l sin थीटा तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी l sin अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगी l sin अल्फा, इसकी भी वैल्यू l sin अल्फा, इसकी भी वैल्यू l sin अल्फा। मतलब यहां से यहां जो डिस्टेंस हम r कंसीडर करते हैं उस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2l sin अल्फा, r की वैल्यू होगी 2l sin अल्फा। अब ध्यान से देखो ये कह रहा है कि आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये बेसिकली देखो इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं ये डिपेंड करते हैं एफ बी डी पे, एफ बी डी पे। ये क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो यहां मैं सिंगल ऐसे रख लिया, इसका मास अगर m है तो देखना इसका वेट फोर्स mg किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, नीचे की तरफ। अच्छा साथ में अगर ये रस्सी है या धागा है जिसमें टेंशन क्या होगी T होगी, ये एंगल इसका यहां से अगर थीटा है या अल्फा है तो इसको अगर मैं ऐसे डिफाइन करना चाहूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा, और ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा T cos अल्फा, और इस तरफ क्या मिल जाएगा T sin अल्फा। दूसरा ये है दोनों पे चार्ज है तो चार्ज इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तभी तो ये ऐसे इस पे रुके हुए हैं ऐसे। अच्छा देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये इसको इस तरफ धक्का दे रहा आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जो इस तरफ फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट इज के Q1 Q2, या फिर दोनों पे अगर सेम चार्ज है तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है 2l sin अल्फा। तो ध्यान से देखो इसको इक्विलिब्रियम पे आप देखोगे जैसे तो ये वाला फोर्स इसको मैनेज कर रहा है, ऊपर वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। तो ध्यान से देखो इक्वेशन बनेगी, मैं लिख सकता हूं T sin अल्फा इज इक्वल्स टू किसको बैलेंस कर रहा है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 2l sin अल्फा, तो इसका स्क्वायर करोगे आप 2l sin अल्फा का क्या करोगे स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू बनेगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई ये। और दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखना, ऊपर वाला फोर्स किसको बैलेंस करेगा नीचे की तरफ, तो यहां आपका एक फोर्स बन जाएगा T cos अल्फा इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ आपका क्या है mg। T cos अल्फा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। तो यहां देखना ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जैसे इन दोनों को आप रेशियो निकालोगे या कोई इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड करोगे तो देखना टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू ऊपर बचेगा यहाँ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में ये आपका क्या बनेगा mg। आपसे किस चीज की वैल्यू पूछा है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें उधर भेज दो 4l स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा m इंटू जी और इंटू क्या हो जाएगा टेन अल्फा डिवाइडेड बाई आपका ये इधर क्या बचेगा के। तो ये आपकी क्या चीज आ जाएगी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखो इस कॉन्सेप्ट में इसने क्या किया है एफबीडी का यूज किया है। इसने कहा कि भाई देखो पेंडुलम टाइप की दो चीजें थी या दो बॉब आपने लटका दिए थे, इन दोनों पे चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इन पे क्या लगेगा जो भी फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कर रहे हैं अटेन कर रहे हैं। तो इनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनका वेट फोर्स जो लग रहा है उसका और टेंशन फोर्स, यहाँ कितने फोर्सेस को मैनेज करना था यहाँ आपको एक टेंशन को मैनेज करना था प्लस आपको क्या करना था वेट फोर्स को मैनेज करना था प्लस आपको क्या करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। हो सकता है आपको यही सेटअप उठा के किसी लिक्विड में आपकी डेंसिटी दे दी गई लिक्विड वगैरह की डेंसिटी दे दी गई है तो उसमें एक और फोर्स आपका ऐड हो जाएगा। जैसे इसी सेटअप को सेम सेटअप को आपको उठा के किसी लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड में इन तीनों फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स मिल जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं बायोन्सी फोर्स या बायोन्सी फोर्स को ही हम अपथ्रस्ट कहते हैं। तो अपथ्रस्ट का भी उसमें क्या कर देंगे कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे।